विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में पंजाब विलय की समीक्षा। पिछले कई व्याख्यान में हमने सिख और अंग्रेज़ संबंधों के बारे में किया, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में किया और सिखों के 2 युद्ध जो अंग्रेज़ों के साथ में हुए उनके बारे में किया। सिखों के दूसरे युद्ध में अंग्रेज़ों ने सिखों को पराजित कर दिया और पंजाब को कंपनी राज्य में मिला लिया। अब इस बात की पक्ष और विपक्ष दोनों विचार हैं कि यह विलय उचित था या अनुचित था। लॉर्ड डलहौजी की पंजाब संबंधी नीति की इतिहासकारों ने कड़ी आलोचना की है। टार्टर ने डलहौजी की नीति को बिल्कुल अनावश्यक और अव्यावहारिक बताया है। उसका विचार है कि डलहौजी ने जानबूझकर मुल्तान के विद्रोह को फैलने दिया, वह उसे सार्वजनिक विद्रोह बना दिया। इसके पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य ऐसा बहाना ढूंढना था जिससे कि पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाया जा सके। इसी कारण रानी जिंदन को उसने पंजाब के बाहर बनारस भेज दिया और छतर सिंह का अपमान कर उसे हथियार उठाने के लिए बाध्य कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब में अव्यवस्था फैलने पर प्रकट की। उसने लाहौर के अंग्रेज़ रेजिडेंट सर फ्रेडरिक को लिखा था कि हर जगह सिख सेना अंग्रेज़ों के विरोध के लिए उत्सुक है और इस तरह से संघर्ष की आशा बढ़ती जा रही है। मैं इसे एक अच्छा संकेत समझता हूँ और मैं कई महीनों से ऐसे मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। इससे सिद्ध होता है कि लॉर्ड डलहौजी जानबूझकर एक स्थानीय विद्रोह को सार्वजनिक विद्रोह में बदलना चाहता था ताकि वह पंजाब के विरुद्ध स्पष्ट युद्ध की घोषणा कर सके और उसे अंग्रेजी राज्य में मिला सके और अपना उद्देश्य पूरा कर सके। यह उसकी एक अनुचित योजना थी तथा डलहौजी का कार्य सर्वथा अन्यायपूर्ण था। यहाँ तक कि हेनरी लॉरेंस और एलनबरो ने भी पंजाब विलय के विरुद्ध थे। पंजाब विलय के संदर्भ में 2 धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकार डलहौजी द्वारा पंजाब को कंपनी राज्य में मिलाना उचित समझते हैं, जबकि कुछ इसका विरोध करते हैं। जो उचित समझते हैं वो अपने समर्थन में निम्न तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहला, पंजाब अब एक बफर स्टेट राज्य नहीं था। बफर स्टेट का मैंने पहले किसी व्याख्यान में अर्थ बताया है। 2 बड़े राज्यों के बीच में जो एक छोटा राज्य होता है उसको बफर स्टेट कहते हैं। जैसे कि चीन और भारत के बीच में नेपाल है, तो नेपाल एक बफर स्टेट है। तो पहला, पंजाब अब एक बफर स्टेट नहीं रहा। लॉर्ड हार्डिंज चाहता तो प्रथम सिख अंग्रेज युद्ध के उपरांत ही पंजाब को कंपनी राज्य में मिला सकता था। उसने समझा था कि पंजाब अफगानिस्तान और कंपनी राज्य के बीच एक बफर स्टेट का कार्य करेगा, परंतु दूसरे सिख अंग्रेज युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब एक बफर राज्य वह एक बफर राज्य नहीं रहा, क्योंकि दूसरे युद्ध में अफगान अंग्रेज़ों के विरुद्ध
सिखों की सहायता करने आए थे, इसलिए डलहौजी ने उसे ब्रिटिश राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से मिला लेना ही उचित समझा। दूसरा, पंजाब कंपनी के लिए एक उपयोगी राज्य था, यानी कि पंजाब की उपयोगिता। जिस प्रकार क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के लिए बंगाल को एक उपयोगी राज्य समझा था, उसी प्रकार डलहौजी ने कंपनी राज्य की सुदृढ़ता के लिए पंजाब को एक उपयोगी राज्य समझा। उसकी इस धारणा की पुष्टि रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने कर दी थी। 1846 से 48 के अंतराल में उसने वहाँ एक रेजिडेंट के रूप में रहकर इस उपयोगिता का पूरा पता लगा लिया था। बंगाल की भांति पंजाब भी एक उपजाऊ प्रदेश था, अतः आर्थिक दृष्टि से वह कंपनी के लिए सिद्ध होना ही था। तीसरा, सिखों की विद्रोही प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने हेतु सिखों की बात हो रही है, सिखों की खालसा सेना रणजीत सिंह के तो नियंत्रण में रही, महाराजा रणजीत सिंह के, परंतु उनकी मृत्यु के उपरांत वह अनियंत्रित हो गई। वह अंग्रेजों का निरंतर विरोध करती रही। राज्य के आंतरिक मामलों में भी सेना हस्तक्षेप करने लग गई। लाहौर व भैरोवाल की संधियों का भी उल्लंघन करती रही। सैनिकों ने एग्न्यू और एंडरसन को मौत के घाट उतार दिया। इन हरकतों से स्पष्ट था कि खालसा सेना विद्रोह के पथ पर अग्रसर है, अतः उसे दबाना आवश्यक हो गया था। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी ने नाम मात्र की राजशक्ति दिलीप सिंह में रखते हुए पंजाब को कंपनी में विलीन करना ही श्रेयस्कर समझा। उसने अपने आलोचकों की चिंता न करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने जो कुछ किया वह पूर्ण सूझबूझ के साथ तथा अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की दृष्टि से किया। चौथा, कंपनी के साम्राज्य को उत्तरी भारत में प्राकृतिक सीमा पर पहुंचना। प्राकृतिक सीमा हिमालय थी। भारत की प्राकृतिक सीमा उत्तर में हिमालय पर्वत से निर्मित होती है। इसमें पंजाब बाधक बन रहा था कंपनी के लिए, अतः लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को कंपनी राज्य में मिलाकर कंपनी साम्राज्य की सीमा हिमालय पर्वत से टकरा दी। पंजाब के मिल जाने से कश्मीर भी कंपनी साम्राज्य का अंग हो गया। कंपनी राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक था। इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स, जो अंग्रेज इतिहासकार है, उसने भी इस प्रकार का मत प्रकट किया है। पांचवा, लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। डलहौजी पक्का साम्राज्यवादी था। वह इंग्लैंड से इस इरादे के साथ ही भारत आया था कि समस्त भारत को लाल रंग से रंग दिया जावे, अतः वह तो केवल अपनी साम्राज्यवादी भूख की शांति के लिए आतुर था। उसकी साम्राज्यवादी नीति में कुछ भी उचित व अनुचित नहीं था, उसे तो साम्राज्य बढ़ाना था। अतः जिस प्रकार उचित अनुचित का कोई ध्यान न रखते हुए उसने अवध को कंपनी में मिला लिया था, कंपनी राज्य में मिला लिया था, उसी प्रकार पंजाब को भी मिला लिया। अब अगला जो पक्ष है कि ये विलय अनुचित था। अभी तो हम बात कर रहे थे उचित था, अंग्रेजों की दृष्टि से उचित था। अब अनुचित क्यों है? पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय करने पर लॉर्ड डलहौजी की कटु आलोचना है, वो भारतीय इतिहासकारों ने नहीं की, अपितु पाश्चात्य इतिहासकारों ने भी की है। इवांस बेल ने कहा है कि यह कार्य अनुचित था। पंजाब का विलय कोई विलय नहीं था, यह तो विश्वासघात था। इसी प्रकार के विचार टार्टर, एडवर्ड व सर हेनरी लॉरेंस जैसे लोगों ने भी किए।
यहाँ तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं वो भी इसके समर्थक नहीं थे। लॉर्ड डलहौजी स्वयं जानता था कि संचालक मंडल के सदस्य पंजाब के विलय का समर्थन नहीं करेंगे, इसीलिए उसने पहले पंजाब का विलय किया और बाद में अपने तर्क सहित इसकी सूचना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजी और उसने अपने जो है तर्क उनके सामने रखे। अब है कि ये अनुचित क्यों है। तो पंजाब का जो विलय है वो न्यायिक और सिद्धांतिक नहीं था। टार्टर ने लॉर्ड डलहौजी की आलोचना करते हुए लिखा है कि लॉर्ड डलहौजी की यह नीति न तो किसी सिद्धांत पर आधारित थी और न ही न्याय पर। 1846 में की गई भैरोवाल की संधि के अंतर्गत सिख पंजाब में शांति व व्यवस्था रख रहे थे। इसके अलावा हेनरी लॉरेंस ने रेजिडेंट का पद ग्रहण कर समस्त प्रशासनिक अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे। दिलीप सिंह नाम मात्र का शासक था। स्वयं दिलीप सिंह और उसकी संरक्षण समिति ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध कोई बगावत नहीं की थी। अतः यदि खालसा सैनिकों ने विद्रोह किया था तो यह रेजिडेंट का कर्तव्य था कि वह उन सैनिकों पर कार्रवाई करता। दिलीप सिंह ने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसकी पेंशन बना करके उसे इंग्लैंड भेज दिया और राजमाता जिंदन को पंजाब से हटाकर चुनार और फिर वहाँ से इंग्लैंड भेज दिया। यदि मूलराज ने मुल्तान में विद्रोह किया तो लॉर्ड और डलहौजी को उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करनी चाहिए थी, परंतु उसने 1 महीने का विलंब किया और विद्रोह को पंजाब में फैलने दिया ताकि लॉर्ड डलहौजी उसे हथियाने का जो है तर्क रख सके। हजारा के सूबेदार छत्र सिंह को बगावत करने को अंग्रेजों ने विवश किया। कैप्टन अबॉट ने जो कार्य किए उसके लिए स्वयं अंग्रेज ही उत्तरदायी थे। अतः इस प्रकार पंजाब का कंपनी राज्य में विलय कर लेना न्याय संगत नहीं था। दूसरा, लाहौर संधि का उल्लंघन। मेजर इवांस ने पंजाब के विलय पर पर्याप्त मनन किया था। अंग्रेज होते हुए भी उसने निष्पक्ष रूप से इसका विश्लेषण करते हुए लिखा कि लॉर्ड डलहौजी स्वयं संधि का उल्लंघन करना चाहता था। उसने पंजाब में किसी भी प्रकार के सुधार का विरोध किया। अपने अविवेक से पंजाब को मिलाकर साम्राज्य को दूर तक विस्तृत कर दिया, सैनिक व्यय बढ़ा दिया। अतः इस सौदे पर भावी संतान और इतिहास निर्णय करता रहेगा। ये बात कही मेजर इवांस ने। रानी जिंदन को चुनार भेजने व लाल सिंह को अपदस्थ करने के उपरांत लाहौर की व्यवस्था का सारा भार वहाँ के रेजिडेंट सर फेडरिक के पास था। अल्पवयस्क दिलीप सिंह को लाहौर की अव्यवस्था का उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अतः पंजाब को अचानक अकारण मिलाकर लॉर्ड डलहौजी ने लाहौर संधि का उल्लंघन किया। तीसरा, दिलीप सिंह के साथ अनुचित व्यवहार। जो कि पंजाब का इस समय राजा था, महाराजा रणजीत सिंह का बेटा था। द्वितीय सिख अंग्रेज युद्ध के लिए दिलीप सिंह को अपराधी घोषित करना तो किसी भी हालत में तर्कसंगत नहीं था। युद्ध के समय वह अल्पवयस्क था। 9 सदस्यीय संरक्षण समिति के संरक्षण में वह नाम मात्र का पंजाब का शासक बना हुआ था। एरगाइल के ड्यूक का कहना है, यदि यह मान भी लिया जाए कि मुल्तान में सिख सैनिकों ने विद्रोह पहले आरंभ कर लाहौर संधि का उल्लंघन किया, अव्यवस्था फैलाई, तब भी हम इसके लिए दिलीप सिंह को अपराधी नहीं ठहरा सकते। इसके साथ यह भी कटु सत्य है कि खालसा सेना के विद्रोह को दबाने में सिख सैनिकों ने सहयोग किया था। लाहौर में ब्रिटिश सेना 1846 में ही चली गई थी और दिलीप सिंह इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था और न वह हस्तक्षेप करने की स्थिति में था।
इन परिस्थितियों में दलीप सिंह अपराधी के रूप में कहीं भी नहीं आता। अपराधी सेना थी तो सेना दंडनीय थी, न कि दलीप सिंह। अतः 29 मार्च 1849 को कंपनी के संरक्षित बालक राजा दलीप सिंह को गद्दी से हटाकर पंजाब को कंपनी राज्य का जो अंग बनाया, वह बिल्कुल गलत था। अल्पवयस्क दलीप सिंह की पेंशन कर इंग्लैंड भेज दिया गया। उसकी पूरी पूंजी कंपनी द्वारा हथिया ली गई। कोहिनूर का हीरा छीनकर महारानी जो साम्राज्ञी है इंग्लैंड की, विक्टोरिया के ताज में लगा दिया गया। बालक दलीप सिंह को इंग्लैंड में ईसाई बना दिया गया। ये सब बातें न्यायोचित नहीं थी। उपयुक्त व्याख्यान के आधार पर हम लॉर्ड डलहौजी के उस घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं कर सकते जिसमें बताया गया था कि अंग्रेजों ने अपने वचन को निष्ठापूर्वक पूरा किया और उन सब कर्तव्यों को निभाया जो उन संधियों द्वारा लागू हुए। इवांस बेल ने एक जगह लिखा है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध टाला जा सकता था। अतः हम कह सकते हैं कि ये लॉर्ड डलहौजी की सोची समझी नीति थी, षड्यंत्र था और वह किसी भी प्रकार से पंजाब को हथियाना चाहता था। पहले उसने अवध को हथियाया, अब उसने पंजाब को हथियाया और इसके लिए उसने दोषारोपण पंजाब पर किया, वहाँ के महाराजा पर किया, जिसका खंडन के न केवल भारतीय इतिहासकारों बल्कि अंग्रेज इतिहासकारों ने भी किया है। अतः पंजाब का ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में जो विलय है वो अनुचित था, वो गलत था, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। धन्यवाद।